रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम तरह स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप लोग छुट्टियां भी इंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ अपनी स्टडी भी कंटिन्यू किए हुए होंगे। आज मैं मिसेस शीबा रिजवी आपको चैप्टर नंबर 8 यानी कि इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर अपना फर्स्ट लेक्चर डिलीवर करूंगी। मेरे जो फर्स्ट लेक्चर की आउटलाइन है वो इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड नॉलेज, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रिएक्शन प्रोफाइल, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन के ऊपर मुश्तमिल होगी। अगर आप नीचे देखें तो यहाँ कुछ पेजेस नंबर गिवन है, ये बुक के पेज नंबर हैं। अगर आपको लेक्चर जो कि फर्स्ट लेक्चर की आउटलाइन है इसकी डिटेल स्टडी करनी हो तो आप अपनी बुक के पेज नंबर 226 से 231 तक स्टडी कर सकते हैं। यानी कि आपको डिटेल इन अपने इस लेक्चर की पूरी बुक से मिल जाएगी। अगर हम देखें बेसिकली जो केमिकल काइनेटिक्स है, इट इज़ द स्टडी ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन, mechanism by which the reaction takes place and factors affecting rates. What is the meaning of this? यानी factors से मुराद क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन हो या टेम्परेचर हो या किसी न किसी कैटलिस्ट की मौजूदगी के होने से अगर आपका रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा हो तो वो फैक्टर्स के पैरामीटर में स्टडी किया जाएगा। और लास्ट इज द ऑप्टिमम कंडीशंस टू यील्ड मैक्सिमम प्रोडक्ट। नाउ दिस स्लाइड नंबर 2 पर आपने देख लिया कि हम आज के लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। बेसिकली अगर हम देखें बैकग्राउंड नॉलेज से क्या मुराद है, चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करने से पहले हमें चंद टर्मिनोलॉजी ज़रूर क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि कंसंट्रेशन, हमें मालूम होना चाहिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है और एक्टिव मास क्या है। कॉन्सेंट्रेशन जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इट इज़ जनरल टर्मिनोलॉजी। अगर देखिए कॉन्सेंट्रेशन से मुराद के एक सिंपल सी अमाउंट्स ऑफ सॉल्यूट विच इज डिजोल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 ग्राम सॉल्ट को डिजोल्व करें 100 ml वाटर के अंदर तो वो जो सॉल्ट सोल्यूशन आपने तैयार किया है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो होगी 1 ग्राम पर 100 ml। और अगर हम अमाउंट जो सॉल्यूट है उसके अमाउंट को हम डबल कर दें, फॉर एग्जाम्पल 2 ग्राम कर दें, 2 ग्राम सॉल्ट को हम डिजोल्व करें 100 ml में तो जो सॉल्ट सोल्यूशन है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा क्योंकि उसमें 2 ग्राम पर 100 ml हमने लिया है। तो concentration it is amount of solute, basically it is expressed in 3 different units: molarity, मोलैलिटी एंड नॉर्मलिटी। तो इस चैप्टर के अंदर जो हम कंसंट्रेशन की जो यूनिट जिसको हमने ज़्यादा यूज़ करना है वो मोलैरिटी है। और मोलैरिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए डेट इज़ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास। इस टेबल नंबर जो कि स्लाइड नंबर 4 के ऊपर मौजूद है, आप गौर से देखें। व्हाट इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि हमने कुछ एग्जांपल ली है एलिमेंट्स की और मॉलिक्यूल्स की। हमने सिंपल एलिमेंट्स चूज किए हैं जो सब जानते हैं। हाइड्रोजन, उसकी एटॉमिक मास क्या है? 1 है। कार्बन, उसकी एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन 16, क्लोरीन 35.5 है। यहाँ टॉप पर आप देखेंगे वर्ड लिखा हुआ है रिलेटिव एटॉमिक मास। थर्ड कॉलम में आप देखें एलिमेंट्स और नेम के बाद रिलेटिव एटॉमिक मास। ये क्या चीज़ है? रिलेटिव एटॉमिक मास को हम फिर डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में चैप्टर नंबर 1 के साथ। तो रिलेटिव एटॉमिक मास इट इज बेसिकली द मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट विच इज कंपेयर्ड विद द कार्बन 12। यानी कि मकसद ये होगा किसी भी एलिमेंट की मास को मालूम करने के लिए जो रेफरेंस स्केल है वो कार्बन 12 का है। चूँकि ये कंपैरेटिव होती है या रेशो होती है, किसी भी एलिमेंट्स की जो मास होती है वो रेशो होती है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12। तो इसलिए इस यूनिट के साथ आप देख रहे हैं कोई हमने यूनिट मास की जो यूनिट जैसे ग्राम होती है वो नहीं लगाई हुई है। 1 है तो सिंपल 1 है विदाउट एनी यूनिट, 12 विदाउट एनी यूनिट, 16 विदाउट एनी यूनिट। तो रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये एक रिलेशनशिप है विद रिस्पेक्ट टू दी कार्बन 12। अगर हम हाइड्रोजन की एटॉमिक मास को देखते हैं 1 आ रही है, तो अगर हम कार्बन 12 के साथ उसको को रिलेट करें तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन की एटॉमिक मास 1 है। इट इज़ लाइटर, हाउ मच इट इज़ लाइटर? 12 टाइम्स लाइटर है कार्बन से। इसी तरह से एक एलिमेंट है मैग्नीशियम, उसकी एटॉमिक मास 24 है। तो 24 का मकसद क्या हुआ कि जो एलिमेंट मैग्नीशियम है वो कार्बन 12 से 2 टाइम्स हैवियर है। तो इस तरह से चूंकि जो रिलेटिव टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो एक रेशो होती हैं, कंपैरिजन में होती हैं, तो इसलिए इनके साथ कोई यूनिट नहीं लगाई जाती है। ऊपर नीचे जब ये रखी जाती है तो इनकी यूनिट्स कैंसिल हो जाती हैं, तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होती है। अब नेक्स्ट कॉलम में आप देखें वहाँ वर्ड लिखा हुआ है ग्राम एटॉमिक मास। अगर इन्हीं रिलेटिव एटॉमिक मासेस के साथ हम ग्राम लगाना शुरू कर दें, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन 1 ग्राम, वो बराबर हो जाएगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन।
यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास को अगर हम एक्सप्रेस करें ग्राम में तो एक नई टर्मिनोलॉजी आ जाएगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कहलाएगी मोल। व्हाट इज अ मोल? ग्राम एटॉमिक मास। व्हाट इज अ मोल? व्हेन द एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड एज मोल। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल। सिमिलरली 12 ग्राम हाइड्रोजन, सॉरी, 12 ग्राम कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। सिमिलरली नेक्स्ट जो कि ऑक्सीजन के लिए बात की गई, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ क्लोरीन। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की मास क्या होगी, 1 की अगर 1 ग्राम है तो 3 की क्या होगी, 1 मोल की अगर 1 ग्राम है तो 3 मोल्स की क्या होगी। 3 इंटू आप क्या सिंपल जवाब देंगे, 3 इंटू 1 दैट इज 3 ग्राम्स। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की जो मास है वो 16 ग्राम है, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन की मास कितनी होगी? तो 2 मोल के हिसाब से आप क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, डबल कर देंगे। 16 + 16 कितना होगा, 32 ग्राम। तो इस तरीके से हम बहुत सारे छोटे छोटे से एमसीक्यूज या न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं कि हम उनको सिंपल तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। लास्ट कॉलम में अगर हम इन्हीं मोल्स को डिजोल्व कर दें 1 लीटर वाटर के अंदर तो ये बन जाएगा मोल पर डीएम क्यूब या फिर मोल पर लीटर। बहुत सिंपल, याद रखिएगा जो लीटर और डेसीमीटर क्यूब है बोथ आर सेम। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, यही यूनिट है वॉल्यूम की। यानी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है वॉल्यूम की। 1 लीटर हो या 1 डेसीमीटर क्यूब बात सेम है। जब मोल को हम डिजोल्व करते हैं 1 डीएम क्यूब में या 1 लीटर में, इसको स्क्वायर शेप ब्रैकेट में लिखते हैं। जो चीज़ स्क्वायर शेप ब्रैकेट में है उसका मकसद क्या है, वो एक्टिव मास है, उसी को हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन की जो टर्मिनोलॉजी है इसकी वर्ड से ही आपको नजर आ रहा होगा, कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोल। कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोल। तो 1 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोजन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। इसी वजह से 1 मोल पर डीएम की कार्बन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। यानी 1 मोल पर डीएम क्यूब कार्बन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन बनाने के लिए हमने 12 ग्राम कार्बन के किस में डिजोल्व किए, 1 डीएम क्यूब में। अब अंडरस्टैंड, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप वंसी डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट रॉ में आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स हमने दी हुई है मॉलिक्यूल्स की। सिंपल मॉलिक्यूल्स ले लिए क्योंकि टाइम इतना नहीं है। स्लाइड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दिए जा सकते थे जो इस वक्त पॉसिबल नहीं होंगे डिस्कस करना, बारी बारी फिर देखेंगे उनको डिटेल्स में। यहाँ हमने एग्जाम्पल चूज की है वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की और क्लोरीन की। नेक्स्ट कॉलम में वर्ड यूज हुआ है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि ऊपर आपने डिस्कशन में देखा कि एटॉमिक मासेस भी रिलेटिव थी तो मॉलिक्यूलर मास भी रिलेटिव है विद रिस्पेक्ट टू द कार्बन, इसलिए इनके साथ भी कोई यूनिट नहीं लगी हुई है। वाटर की 18 है। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि 18 कैसे आया। तो अगर आप 18 हासिल करना चाहते हैं तो पेन और पेंसिल उठा लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 1 है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स की जो मास है, एक की जैसे कि ऊपर आपको गिवन है 1 ग्राम है, 2 की कितनी होगी 2 ग्राम्स। 2 + 16 यानी कि एक ऑक्सीजन की एटॉमिक मास कितनी 16। तो 2 + 16 आप करेंगे तो 18 आ जाएगा। नीचे आप आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ। एक कार्बन की जो एटॉमिक मास है वो 12 ग्राम है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, एक की 16 है, 2 की कितनी होगी 2 × 16 32। तो 12 + 32 क्या जवाब आ रहा है आपके पास 44। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई यूनिट हमने ही नहीं लगाई क्योंकि ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है। अगर हम इनके साथ ग्राम ग्राम और ग्राम लगाना शुरू कर दें तो ये क्या बन जाएगी, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम, इट इज कॉल्ड एज मोल। तो मोल जैसे कि आपके पास जवाब आ रहा है 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर। सिमिलरली 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब इन्हीं 1 मोल को हम डिजोल्व करेंगे डेसीमीटर क्यूब में या लीटर के अंदर तो वो बन जाएगी उसकी एक्टिव मास और मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ रेज कीजिएगा अपने कमेंट्स में। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि हमारे पास जो मेजर टास्क है इस वक्त इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए, न्यूमेरिकल्स को हैंडल करने के लिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन का है। बहुत ज़्यादा इसमें यानी कन्वर्जन अभी इन्वॉल्व नहीं है। चैप्टर नंबर 1 में हम कन्वर्जन बहुत सारी कर रहे होंगे, मोल से ग्राम या ग्राम से मोल में। फिर चैप्टर नंबर 7 में हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन के न्यूमेरिकल्स और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वक्त आपके पास सिंपल सिंपल ये मैसेज है कि जो एक्टिव मास है मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो मोल पर डीएम क्यूब होती है, उसको स्क्वायर शेप ब्रैकेट में लिखते हैं। एक्टिव मास से मुराद ये नहीं है कि कोई वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। एक्टिव मास से मुराद ये है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट इस तरह से कर रहे हैं कि जब वो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपनी शो करते हैं तो उसके हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो रहा होता है। तो
नेक्स्ट स्लाइड आप देखें, स्लाइड नंबर 5। तो स्लाइड नंबर 5 में क्या एक्सप्लेन किया गया है, व्हाट इज रेट। तो रेट जो भी आप डिस्कस करेंगे, कॉमन सी टर्मिनोलॉजी, सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, कहीं भी अगर रेट की बात हो रही होगी तो एनी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। अगर केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे जैसे कि चैप्टर नंबर 8 में, तो केमिकल रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट विथ टाइम। आगे यूनिट दी हुई है मोल पर डीएमक्यू पर सेकेंड, जिसको बाद में फिर डिस्कस करेंगे। या रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हमें डिटरमिन करना हो तो कैसे मेजर कर सकते हैं या डिटरमिन कर सकते हैं, बाय मॉनिटरिंग द चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यानी कि नीचे आप जो ग्राफ देख रहे हैं उसको हम रिएक्शन प्रोफाइल कहते हैं। तो रिएक्शन प्रोफाइल, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम पीरियड। इसमें हम देख सकते हैं जर्नल रिएक्शन हमने चूज किया है जिसमें एक रिएक्टेंट ए है जो प्रोडक्ट बी में जा रहा है। टाइम जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा है प्रोसीड, तो हम देख लें कि इनिशियल कंडीशन के ऊपर जब रिएक्टेंट जस्ट ऐड हुए तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है। जो ब्लू कर्व है वो ये शो कर रहा है, ये रिएक्टेंट का ग्राफ है। इस रिएक्टेंट के कर्व में आप देख रहे हैं कि इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की मैक्सिमम है। क्योंकि रिएक्टेंट जस्ट ऐड हुए हैं उस वक्त कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुई हुई है, तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, जीरो। रेड कर्व, जो रेड लाइन जो जीरो से स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है, वो शो करिए कि प्रोडक्ट का कर्व है। जब टाइम गुजरता है रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड होते हैं तो रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, और जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है प्रोडक्ट बनना शुरू होती है। तो आप देख रहे हैं ग्राफ जो कि रेड कलर का कर्व है उसमें इंक्रीमेंट आ रहा है, यानी कि उस प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है और रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे विद रिस्पेक्ट टू दी टाइम पीरियड, जैसे जैसे टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा डिक्रीज हो रही है। इसको मजीद हम डिटेल में देखेंगे स्लाइड नंबर 6 के ऊपर, जहाँ पे चंद बेसिक से फॉर्मूले दिए हुए कि रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी। वॉट इज डी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। डी ए क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। ए व्हाट इज, एक रिएक्टेंट है विद ओवर द टाइम पीरियड डेल टी। यहाँ पे माइनस क्यों लिखा हुआ है, माइनस का मतलब क्या है कि डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि टाइम रिएक्टेंट के हिसाब से हम देखें टाइम पीरियड के साथ साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला देख रहे हैं, रेट इज इक्वल टू डी बी अपॉन डेल टी। डी बी जो इसके साथ कोई माइनस नहीं है, चूंकि ये प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला है तो प्रोडक्ट हमेशा इंक्रीज होती है, तो ये पॉजिटिव शो हो रहा है। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ओवर टाइम पीरियड डेल टी। Units of rate of reaction, del x upon del t. What is del x? Change in concentration. It is in the mole per dm cube. What is dt? It is a time period. नॉर्मली इस चैप्टर के अंदर टाइम की तो बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं, मिनट भी है, सेकंड्स भी है, ईयर भी है, डेज भी हैं, वीक्स भी हैं, एक्सेट्रा। लेकिन आपके इस चैप्टर में और तमाम तो 5 ईयर्स के न्यूमेरिकल्स में अगर आप देखेंगे जो टाइम की यूनिट दी गई है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए वो सेकंड्स में ली गई है, इसलिए हम यहाँ पर हम सेकंड ही को डिस्कस करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट बन जाएगी डेल एक्स अपॉन डेल टी के हिसाब से मोल पर डी एम क्यूब। वट इज डी एक्स, चेंज इन कंसनट्रेशन। हम पहले भी स्लाइड नंबर 4 में देख चुके हैं मोल पर डी एम क्यूब क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। तो डेल एक्स दैट इज द मोल पर डी एम क्यूब, टाइम क्या है सेकंड में, तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट है इसको आप कभी मत भूलिएगा, मोल पर डी एम क्यूब पर सेकेंड है। या भी इसको लिख सकते हैं मोल पर डी एम क्यूब को लिख सकते हैं डी एम क्यूब इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक। तो स्लाइड नंबर 6 में आपने क्या चीज़ देखी, अगर माइनस में कोई चीज़ डिनोट हुई हुई है, कंफ्यूज माइनस और प्लस, यानी कि साइन से कंफ्यूज नहीं होएगा पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, ये सिर्फ और सिर्फ ये मेंशन करने के लिए लगाए जाते हैं कि डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। डिक्रीज किसी कॉन्सेंट्रेशन होती है, रिएक्टेंट की। जाहिर जब रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे, डिसअपियर होंगे, यूटिलाइज हो जाएंगे, टाइम पीरियड बढ़ता चला जाएगा, तो उस हिसाब से कंसेंट्रेशन की डिक्रीज और डिक्रीज होती चली जाएगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर। नाउ स्लाइड नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट। इस स्लाइड के अंदर आप जैसे कि टॉप पे हेडिंग देख रहे हैं, रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन, ये हमने सीखना है ये चीज़ें क्या हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक जर्नल केस लिया है। सपोज करते हैं एक रिएक्टेंट ए है जो उसके एक्स मोल हैं, वो रिएक्शन कर रहा है रिएक्टेंट बी के साथ, उसके वाई मोल्स हैं और कोई ना कोई प्रोडक्ट बन चुकी है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन
लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहलाता है। इसको हम चैप्टर नंबर 6 में बहुत डिटेल में करेंगे। सिंपल आपके लिए मैसेज है कि जैसे कि उर्दू में मुहावरा बोला जाता है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। यानी कि जितनी हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो को रिलेट करता है रेट को कॉन्सेंट्रेशन के साथ। ठीक है, इट इज द रिलेशनशिप। बेसिकली क्या है, रिलेशनशिप है बिटवीन रेट ऑफ द रिएक्शन एंड द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोल है तो रेट ऑफ रिएक्शन उसके हिसाब से है। लेकिन अगर उसी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को हम डबल कर दें, 2 मोल्स कर दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ट्वाइस हो जाएगा। अगर थ्राइस कर दें, रेट ऑफ रिएक्शन भी थ्राइस हो जाएगा। तो ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो बारी बारी दो डिफरेंट फॉर्मूले में हम देख रहे हैं कि रेट is directly proportional to the molar concentration of reactant A to the power x. नेक्स्ट में हम देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। जब इन दोनों फॉर्मूलों को हम कंबाइन करेंगे तो एक सिंगल फॉर्मूला हो जाएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। पावर्स अपनी जगह मौजूद है एक्स एंड वाई। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हम ब्रेक करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू के into molar concentration A and B to the power x and y. Now इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं रेट एक्सप्रेशन। व्हाट इज द रेट एक्सप्रेशन? ये डील करता है चार चीज़ों को। इसमें आप देखेंगे जैसे कि आप स्क्वायर शेप ब्रैकेट के अंदर देख रहे होते हैं, एक बॉक्स हमने दिया हुआ है, इसमें डिटेल दी हुई है इस पूरे के पूरे रेट एक्सप्रेशन की। आर रेट को जाहिर कर रहा है, के जो है रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को जाहिर करता है। ये चीज़, ये दोनों जो रेट कांस्टेंट है या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, इनमें डिफरेंस है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ए और बी जो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मोर बी जो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। स्क्वायर शेप ब्रैकेट में जो भी चीज़ है वो मोल पर डीएम क्यूब में। अब ये एक्स और वाई ये नई चीज़ें हैं आपके लिए। ये बेसिकली क्या है, पावर्स हैं। यानी कि जो स्टीक्योमेट्रिक नंबर्स हैं, ये जो मोल्स मौजूद हैं ए के और बी के केमिकल रिएक्शन के अंदर, बैलेंस इक्वेशन के अंदर, वो ये एक्स और वाई जो है पावर्स होते हैं। तो एक्स जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू ए, वाई जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये जीरो भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। मिनिमम से मिनिमम जो आपकी बुक के अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है जीरो ऑर्डर की, और मैक्सिमम जो है वो थर्ड ऑर्डर है। एक्स प्लस वाई जब इन पावर्स चूंकि ऐड हो जाती हैं, जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाता है। इसको स्मॉल एन से लिखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स of those reactants which undergoes change in their concentration। तो क्या मैसेज आ रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्सपेरिमेंटली हासिल किया जा सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मालूम करने के लिए आपने कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होगा जिससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो रेट एक्सप्रेशन बेस करता है एक्सपेरिमेंटल डेटा के ऊपर, इज कॉल्ड एज रेट लॉ। नेक्स्ट, इफ इसी स्लाइड के ऊपर आप रहते हुए अब देखें 7 नंबर स्लाइड के ऊपर, if the concentration of all species is unity, what is the unity? दोनों रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोल पर डीएम क्यूब हो जाए तो रेट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज रे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। कैसे? रेट इज इक्वल टू के ए और बी। ए और बी की जगह हमने 1 मोल पर डीएम क्यूब 1 मोल पर डीएम क्यूब शो कर दिया। तो जो 1 1 के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा, रेट कांस्टेंट के। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट में डिफरेंस है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जब होता है जब दो तमाम तर रिएक्टेंट की, चाहे वो एक रिएक्टर हो, दो हो या तीन हो, सबकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, 1 मोल पर डीएम क्यूब। नेक्स्ट स्लाइड, इस स्लाइड नंबर 8 के ऊपर हम चंद एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे कि हाउ टू राइट रेट एक्सप्रेशन। तो क्लियर हो गया कि रेट एक्सप्रेशन क्या होता है। रेट एक्सप्रेशन एक रिलेशनशिप है बिटवीन रेट एंड द मोलर कॉन्सेंट्रेशन का। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड डिकम्पोज होता है फॉस्फोर ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में। स्लाइड नंबर 8 के ऊपर आपको सिखाया जाएगा कि हाउ टू राइट रेट एक्सप्रेशन। इस स्लाइड में आपको 3 डिफरेंट एग्जाम्पल्स नज़र आ रही होंगी। फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जब डिकम्पोज होता है तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में टूट जाता है।
इस रेट ऑफ रिएक्शन का हम रेट एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि आप जानते हैं रेट इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी. व्हाट इज डेल एक्स? डेल एक्स इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम पीरियड. इज इक्वल टू के स्क्वायर शेप ब्रैकेट आपने कितने ड्रॉ करने हैं? अगर इस इक्वेशन में एक रिएक्टेंट है तो आप एक स्क्वायर शेप ब्रैकेट बना लीजिए. इस स्क्वायर शेप ब्रैकेट के अंदर आप उस रिएक्टेंट का फॉर्मूला लिख दीजिए जो बैलेंस इक्वेशन में आपके पास मौजूद है. PCl5, यस, PCl5 रिएक्टेंट है, उसका आपने फॉर्मूला इसके अंदर स्क्वायर शेप ब्रैकेट के अंदर लिखा. और गौर से देखें इस बैलेंस इक्वेशन में फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के एक मॉलिक्यूल मौजूद है. इसलिए स्क्वायर शेप ब्रैकेट की जो पावर होगी जो कि इसका कोफिशिएंट है वो 1 है. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अंडरस्टैंड? तो व्हाट इज द रेट एक्सप्रेशन? जैसे कि आपने स्लाइड नंबर 7 में भी सीखा कि रेट एक्सप्रेशन में आपको 4 डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं. रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो ये जो केस हमने डिस्कस किया ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का केस है. एक और चीज़ जो ये मैं आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी कि जो के है उसकी जब आप राइटिंग करेंगे तो आपने स्मॉल लेटर में के को लिखना है. कैपिटल लेटर में जो के लिखा जाता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का होता है जो चैप्टर नंबर 6 में आपके लिए आएगा. एग्जाम्पल नंबर 2 को आप देखें. इसमें 2 मोल्स हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के, वो डिकम्पोज होते हैं हाइड्रोजन और आयोडीन मॉलिक्यूल्स में. इस रेट ऑफ रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी एज यूजुअल, जैसे कि ऊपर लिखा था. इज इक्वल टू के, जैसे कि आप रेट कांस्टेंट लिखते हैं. फिर एक स्क्वायर शेप ब्रैकेट बनाया क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है हाइड्रोजन आयोडाइड. और उसकी पावर आपने क्या लिखी? जो कि बैलेंस इक्वेशन में हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कोएफिशिएंट मौजूद है वो क्या मौजूद है? 2 है. तो इसकी पावर क्या आ गई? 2. तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है इसका जो रेट एक्सप्रेशन है वो क्या मैसेज कर रहा है कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है. राइट? कोई कंफ्यूजन? तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का केस हमारे पास आ गया है. थर्ड एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के जो रिएक्शन कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ और बना रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन भी एज यूजुअल हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी इज इक्वल टू के. फिर आपने 2 स्क्वायर शेप ब्रैकेट बनाने. एक क्योंकि यहाँ पे 2 रिएक्टेंट मौजूद हैं, एक नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, दूसरे स्क्वायर शेप ब्रैकेट में आपने लिखा ऑक्सीजन. नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के ब्रैकेट के ऊपर जो आपने पावर लगानी है वो कोफिशिएंट है जो उसकी बैलेंस इक्वेशन के साथ नंबर मौजूद है वो क्या है? 2 है. ऑक्सीजन के साथ एक मॉलिक्यूल मौजूद है इसलिए इसकी पावर क्या लगा दी आपने? 1 लगा दी. क्योंकि पावर्स को हमेशा हम ऐड करते हैं तो 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3. तो इस तरह से ये जो केस है एग्जाम्पल नंबर 3 में ये हमारा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की एग्जाम्पल बन जाएगा. तो आपने इन तीनों एग्जाम्पल्स में देखा फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर. तो याद कीजिए स्लाइड नंबर 7 में हमने डिस्कस किया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके मिनिमम से मिनिमम जो है वो 0 है और मैक्सिमम जो है वो 3 है. तो 0, 1, 2 एंड 3. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की भी हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जो कि हम फैक्टर्स ऑफ द रिएक्शन में लेकर आएंगे. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड. स्लाइड नंबर 9 में आप देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4 को. ये हमारी बुक में भी मौजूद है. इसमें एक केस मौजूद है सैलिसिलिक एसिड H2SeO3. ये सेलेनियम का एसिड है. इसमें आपका फॉर्मूला क्या है? H2SeO3. इसका नाम क्या है? सैलिसिलिक एसिड. नाम से आपको कंसर्न नहीं है, आपने फॉर्मूला देखा इसके एक मॉलिक्यूल मौजूद है जो रिएक्शन कर रहे हैं 6 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडाइड के साथ. प्लस यहाँ पे जो तीसरा रिएक्टेंट मौजूद है वो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस मौजूद हैं या प्रोटॉन्स जिन्हें कहते हैं, वो प्रोडक्ट बना रहे हैं. इसका रेट एक्सप्रेशन एज यूजुअल जैसे कि ऊपर आपने देखा जितने रिएक्टेंट हैं उतने ही आपने स्क्वायर शेप ब्रैकेट बना लेने. तो रेट इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी इज इक्वल टू के. और 3 स्क्वायर शेप ब्रैकेट आपने बना लिए और तीनों में 1 बाय 1 एक एक रिएक्टेंट लिखना शुरू कर दिया. उसका फॉर्मूला जैसे सैलिसिलिक एसिड उसकी पावर आपने लगा दी 1 क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल है. फिर आयोडाइड उसकी पावर आपने लगा दी 6, वहाँ पे क्योंकि बैलेंस इक्वेशन में 6 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं. फिर हाइड्रोजन आयंस की पावर लगा दी 4 क्योंकि बैलेंस इक्वेशन में 4 प्रोटॉन्स आयंस मौजूद हैं. इस तरह से अगर हम इसको लिख लेंगे तो ये हमारा रेट एक्सप्रेशन बन गया. तो रेट एक्सप्रेशन तो हमने लिख लिया. अब हमें बताना है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है.
तो हम व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो 1 + 6 + 4 एज यूजुअल, जैसे कि पावर्स ऐड कर देते हैं जो कि मेथड है। तो क्या बन रहा है यहाँ पे 11, जो कि नहीं पॉसिबल है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 11 कोई पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट इज दिस, 11 पे क्या चीज़ है। तो फिर रिवाइज करते हैं कि जो रेट लॉ हमने डिस्कस किया था जब हम रेट एक्सप्रेशन की स्लाइड नंबर 7 डिस्कस कर रहे थे, कि रेट एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो इसका मतलब ये कि जो रेट एक्सप्रेशन हमने लिखा है ये सिंपल हमने बैलेंस इक्वेशन को देख के लिखा है, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके हमने ये रेट एक्सप्रेशन नहीं लिखा है। तो देयरफॉर इन अबव रिएक्शन 11 जो कि नंबर है इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ बैलेंस इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलैरिटी। क्या कहलाता है ये, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की तादाद जो बैलेंस इक्वेशन में जो कोफिशिएंट लिखे हुए होते हैं, जितने भी रिएक्टेंट मौजूद हों उनके साथ जो जो कोफिशिएंट लिखे होते हैं, उनकी जो टोटल तादाद है उसको जो तादाद सम करके हासिल होती है वो कहलाती है मॉलिक्यूल्स की टोटल तादाद, दैट इज़ द मॉलिक्यूलैरिटी। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हरगिज 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 नहीं है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो या रेट एक्सप्रेशन हो वो एक्सपेरिमेंटल डेटा के ऊपर बेस करता है। तो रेट लॉ के हिसाब से अगर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेते हैं, उसके हिसाब से अगर हम इस रिएक्शन को स्टडी करते हैं, तो हमारे पास जो रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा यकीनन या तो फर्स्ट आएगा या सेकंड आएगा या थर्ड आएगा या जीरो भी आ सकता है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस और डेटा। तो ये जो रिएक्शन आपने देखा एग्जाम्पल नंबर 4 में, ये मॉलिक्यूलरिटी 11 जरूर शो कर रहा है लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हरगिज इसका नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दी और क्वेश्चन कि आप इसका रेट एक्सप्रेशन लिखें, आपको एक नंबर पूरे मिल जाएंगे क्योंकि आपने सही रेट एक्सप्रेशन लिखा है। लेकिन जब इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखने की बात आएगी तो इसके लिए फिर आपको रिक्वायर्ड डेटा होगा जो एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस करता होगा, जिसकी मदद से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमिन कर सकते हैं। तो अगर हम डिफरेंसेस देखेंगे इंशाल्लाह, हम नेक्स्ट लेक्चर में एक हम लेक्चर देंगे सिर्फ डिफरेंसेस का। तो उसमें मॉलिक्यूलरिटी वर्सेस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत कॉमन सा डिफरेंस आता है। तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का अगर हम डिफरेंस देखें तो मॉलिक्यूलरिटी बेस करती है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि बैलेंस इक्वेशन में मौजूद होते हैं, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेस करता है एक्सपेरिमेंटल डेटा के ऊपर। सेकेंड डिफरेंस आप लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी कभी ज़ीरो नहीं होती है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो भी होता है। तो ये चंद पॉइंट्स है जो हमने इस स्लाइड नंबर 9 में डिस्कस करने थे वो आपके सामने रख दिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी और उसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स को। उस वक्त आप प्लीज़ रेगुलर अटेंशन के साथ मौजूद होइएगा, अपनी पेन कॉपी और कैलकुलेटर ज़रूर रखिएगा, बुक भी सामने आपके होने चाहिए कि हम पहले बुक की एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, फिर पास पेपर्स के क्वेश्चन को आपको टारगेट के तौर पे दिया जाएगा कि आप इसको चैलेंज समझ कर होमवर्क करें और फिर सॉल्व करके कमेंट्स में दें कि आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने आ गए हैं या नहीं आ गए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रेट कांस्टेंट के न्यूमेरिकल्स, रेट ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स और रेट कांस्टेंट की जो यूनिट्स होती हैं फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की और थर्ड ऑर्डर की, वो हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।